हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमीज नॉलेज पॉइंट पर। हम लोगों ने 2014 तक के क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इनका साइकोलॉजी का पार्ट, जैसे आपको बताया, हम लोग साइकोलॉजी सेक्शन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स का सॉल्व कर रहे हैं। 2014 तक मैंने करवा दिया है। 2016 का फर्स्ट जो है वो आज हम करेंगे, क्योंकि 2016 में 2 बार टेट हुआ है, तो 2015 में टेट नहीं हुआ है। तो 2016 में 2 बार हुआ है, उसके दोनों सेक्शन हम करेंगे। आज फर्स्ट करेंगे, दोनों पेपर हमने करने हैं, सेकंड पेपर हम इसके बाद करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हो, उसमें काफ़ी वीडियोस हैं साइकोलॉजी की, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए। तो उसको आपने ज़रूर विज़िट करना है। और साइकोलॉजी की जितनी भी वीडियोज़ हैं, कुछ 16, 17, 18 वीडियोज़ होंगी उसमें, तो उन सभी को आपने अच्छे से जो है वो कर लेना है। उसमें जितने क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवाए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम कथन पूछा गया है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है, बाल मनोविज्ञान जो है, उसके अनुसार हर बच्चा स्पेशल है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जो हमारा एनसीएफ है 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। एनसीएफ 5 ना अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप अच्छे से उसको मोटा मोटा पढ़ के जाना। पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ 2005 जो है, उसमें गणित शिक्षण की क्या विशेषता बताई है, क्या उद्देश्य बताया है, गणित क्यों पढ़ाना है, क्या गणित की पढ़ाई के दौरान हमें क्या इम्पॉर्टेंट जो काम है वो करना है। तो हमें बच्चों की एक तो तार्किक चिंतन का विकास करना है, उनकी रीजनिंग जो है ना उसको बढ़ाना है, तार्किक चिंतन जो है उसका विकास करना है, और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसका विकास करना है। तो गणित की शिक्षा में हमें क्या करना है, बच्चों के तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है तो शिक्षक तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करेगा। तो जो तनाव, जो स्ट्रेस में बच्चा है, उसकी पहचान क्या होगी? देखो, वो आक्रामक होगा, वो बच्चा आक्रामक होगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा सीखने में त्रुटियां कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रेस में है। ठीक है, या बहुत ज़्यादा बोलता है, उसका मतलब भी स्ट्रेस में नहीं है। अतिक्रियाशील है बच्चा, बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो भी स्ट्रेस में नहीं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामक है तो हम मान सकते हैं कि वो, ठीक है, तनावग्रसित बच्चा है। नेक्स्ट है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है। निष्पत्ति का मतलब होता है परफॉर्मेंस, याद रखना है, निष्पत्ति का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस। बोला परीक्षा में ये जो तनाव होता है ना, ये जो स्ट्रेस होता है, ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? बोला ये कैसे संबंधित है आपस में? तो आपस में संबंधित है संज्ञान और भावना। जो भावना है वो संज्ञान को क्या करती है? प्रभावित करती है। ये दोनों आपस में संबंधित है, संज्ञान और भावना। देखो, तनाव और विलोम नहीं, निष्पत्ति चिंता नहीं, संज्ञान प्रतियोगिता नहीं, इसमें सही आंसर होगा संज्ञान और भावना। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, उसके इस उद्देश्य से निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान है। क्या है ये? शैक्षिक मनोविज्ञान। देखो, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, ये उद्देश्य निम्न में से कौन सा क्षेत्र, किस क्षेत्र का ये उद्देश्य है? तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य, शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर बल दिया था। बोला इंद्रियां ज्ञान का प्रवेश द्वार है, इस पर किसने बल दिया था? इस पर बल दिया था रूसो ने। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है? ये डेफिनेशन पता नहीं कितनी बार आई है एग्जाम में, इसको अच्छे से रट के जाना है। बालक विश्व का केंद्र है और सब चीजें, हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, ये पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित है।
ठीक है ना। नेक्स्ट है, शिक्षा अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों को किसी विशिष्ट कक्षा में प्रवेश का आधार क्या होगा। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, बोलो उसके अनुसार हम किस आधार पर बच्चों को कक्षा में किसी क्लास में प्रवेश देंगे। तो याद रखना है, बालक की एज के आधार पर देंगे, क्योंकि ये जो है ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है ना। तो एज के आधार पर किसी कक्षा में जो है वो जो आपको एडमिशन है वो मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है। विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हम केस स्टडी हम उसका केस स्टडी करेंगे, उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे, उसकी फैमिली बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये हेल्प करता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में। कौन सा मेथड, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मानसिक आरोग्यता का अर्थ है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उसे बनाए रखना। किसने कहा है ये ड्रेवर की डेफिनेशन, ड्रेवर ने दी है ये डेफिनेशन। नेक्स्ट है, भय जो है संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या होगा। उद्दीपक बोला है कि भय किस प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं। किसी को दर्द से, अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक से, अंधकार युक्त स्थान से, या तेजी से गिरती हुई वस्तु से। तो किसी को अचानक से अगर हमने डराना है, भय उत्पन्न करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई अचानक से काम करेंगे, अचानक से कोई ध्वनि उत्पन्न करेंगे। तो अचानक से जब कोई ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम डर जाते हैं ना। अचानक से जब, जैसे कि आपने देखा है ना, क्या किया जाता है, दरवाजे के पीछे कोई छुप कर दूसरे बंदे का वेट करता है, जैसे वो आता है तो उसको एकदम से उसके सामने आकर उसको डराता है, तो वो बंदा एकदम से डर जाता है। तो ये क्या है, ये अचानक से उत्पन्न होने वाला उद्दीपक होता है, ठीक है। इससे भय उत्पन्न होता है, भय। नेक्स्ट है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं का जो सामाजिक विकास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, माता पिता और परिवार इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो आधार है ना, जो स्टार्टिंग है, शुरुआत है जो सोशल डेवलपमेंट की, यहाँ पे सामाजिक विकास की बात की गई है ना, तो सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो सोशल डेवलपमेंट का आधार कौन होगा, सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो बच्चा अपने माता पिता, अपने परिवार से सीखेगा, उसके बाद फिर वो विद्यालय जाएगा, विद्यालय से सीखेगा, फिर अपने आसपास के लोगों के साथ जब जैसे उसका ग्रुप बन जाएगा, फ्रेंड्स बन जाएंगे, फिर तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में आधारभूत जो आपसे अभिकरण पूछा है तो वो तो माता पिता और परिवार होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार पूछा गया है, होम्योस्टेटिस वर्ड किसने दिया है, ये कैनन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा गणितीय पहाड़ों का सीखा जाना। देखो, गणितीय जो पहाड़े हैं वो एक लय में सिखाए जाते हैं ना, क्रम में सिखाए जाते हैं, तो इसको हम क्रमबद्ध लर्निंग कहते हैं, क्रमबद्ध अधिगम कहते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में ये सिखाए जाते हैं। व्यवहारवाद का जनक, ये तो हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, व्यवहारवाद के जनक हैं जेबी वॉटसन की एक लाइन है कि मुझे कुछ हेल्दी इन्फेंट्स दीजिए और आप जो बोलोगे मैं उनको वो बना सकता हूँ। अगर आप बोलोगे पुलिस बनाना, मैं पुलिस बना सकता हूँ, अगर आप बोलोगे डॉक्टर बनाना, मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, आप जो बोलोगे मैं वो बना सकता हूँ, ठीक है ना। व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन है, ठीक है। और जेबी वॉटसन किससे प्रभावित थे, जॉन लॉक से प्रभावित थे। जॉन लॉक एक फिलोसोफर थे, उनका कहना था कि जो बच्चे का जो दिमाग होता है ना वो एम्प्टी वेसल होता है। तबला रासा थ्योरी उन्होंने दिया, जॉन लॉक ने तबला रासा थ्योरी। तो उनका कहना है कि बच्चे का दिमाग एक खाली एम्प्टी वेसल होता है, खाली बर्तन होता है, कोरा कागज़ होता है, आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो, आप उसमें कुछ भी भर सकते हो। उसी से प्रभावित होकर व्यवहार जो जेबी वॉटसन है उन्होंने व्यवहारवाद को स्टार्ट किया और व्यवहारवाद के जनक जेबी वॉटसन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से क्या होगा। नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है, किसी को डांटना, जैसे स्कूलों में पहले होता था, अब तो होता नहीं है ना। सो नकारात्मक पुनर्वलन को हटाने या दूर करने से बोला क्या होगा। अगर नकारात्मक पुनर्वलन जैसे कि दंड है ना,
ठीक है, या डांट फटकार है, बोला अगर हम उसको हटा दें तो क्या होगा, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में कमी आ जाएगी, किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है, व्यवहार में कोई बदलाव नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो आंसर की के अनुसार दिया गया है वो है किसी विशेष व्यवहार के घटित होने में वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े की तस्वीर एक ब्लैंक है। घोड़े की तस्वीर किस प्रकार का उद्दीपक है? क्या यह प्रत्यक्ष उद्दीपक है? तो प्रत्यक्ष तो नहीं है ना, घोड़े की तस्वीर है, घोड़ा खुद ब खुद नहीं है, संकेतात्मक भी नहीं है, ये कोई संकेत नहीं है, ठीक है ना, और घोतक उद्दीपक भी नहीं है, ये प्रतीकात्मक उद्दीपक है, प्रतीक है वो। घोड़े की तस्वीर घोड़े का प्रतीक है, घोड़ा एक्चुअल में नहीं है, उसका प्रतीक है, तो प्रतीकात्मक उद्दीपक है। ठीक है, प्रतीकात्मक उद्दीपक आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन प्रदान करे तो इसे क्या कहते हैं? तो यदि एक अध्यापक छात्र के प्रत्येक 2 सही उत्तरों के बाद पुनर्वलन, मतलब एक निश्चित अनुपात में वो पुनर्वलन जो है वो दे रहा है, तो इसे निश्चित अनुपात अनुसूची कहते हैं। नेक्स्ट है, अनुषंगिक अधिगम का अर्थ क्या है? अनुषंगिक अधिगम होता है इंसिडेंटल लर्निंग, जो अचानक से हो जाती है, अचानक से हो जाती है, मतलब जिसके लिए हम कॉन्शियस होकर नहीं बैठे हैं कि हम कुछ सीखने बैठे हैं। मान लो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, अब टीवी में मान लो आपने कुछ अचानक से कोई चीज़ आपने सीख ली, अच्छा वाह, ऐसे भी होता है, तो वो क्या है, वो अकस्मात सीखना है, मतलब वो आप सीखने के लिए नहीं बैठे हो, आप टीवी, आप अपने एंजॉयमेंट के लिए टीवी देख रहे हो, लेकिन वो टीवी देखते देखते आपने कोई नई चीज़ सीख ली, टीवी में कुछ ऐसा आ रहा था जो आपको पहले नहीं पता था, तो आपने सोचा कि अच्छा वाह, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो फिर आपने कुछ नया सीख लिया, तो वो जो आपने कुछ नया सीखा है ना, उसे इंसिडेंटल लर्निंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मैंने अपने बचपन के दिन मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं, इसे याद करना खाली जगह को दर्शाता है। तो मैंने अपने बचपन के दिन शिमला में बिताए हैं, इसे एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, प्रासंगिक स्मृति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, जो भी इंसान बच्चे की मेंटल एज है उसके नीचे जो उसकी एक्चुअल में एज है, और मल्टीप्लाई 100। तो ये बुद्धि लब्धि गणना का सूत्र है, जो टर्मन ने दिया था, लिखा हुआ है मैंने, टर्मन 1916 में इन्होंने दिया था। बाकी आप लोगों ने जो है वो साइकोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है ना, उसको ज़रूर आप लोगों ने क्या करना है, विजिट करना है। साइकोलॉजी का आप नीचे मेरा चैनल का नाम लिखा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए, मेरा चैनल खुल जाएगा, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट वाले उसमें जाइए, और प्लेलिस्ट में देखिएगा साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है। इसके अलावा जितनी भी इम्पॉर्टेंट प्लेलिस्ट है ना, कुछ मैंने TGTR कमीशन के लिए बनाई हैं और कुछ मैंने आर्ट्स के लिए बनाई हैं, जैसे स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन की जो है वो भी आप लोगों के लिए ही है। इसके अलावा जनरल स्टडी MCQ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर्स में वहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी लास्ट पेपर दिया है या इससे पिछला भी पेपर दिया है, तो वहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, अगर आप जाकर उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर कितने ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं। तो आपने जनरल स्टडी MCQ की जो प्लेलिस्ट है ना, उसको ज़रूर उसको विजिट करिए, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, आप डेली 2 वीडियोस भी देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस हैं, नोट्स बनाइए, देखिए। ठीक है, चलिए, प्रक्षेपण विधियाँ खाली जगह के आकलन के लिए उपयोग होती है। प्रक्षेपण विधियाँ जो हैं, प्रोजेक्शन मेथड्स, ये पर्सनैलिटी के आकलन के लिए उपयुक्त होती है। देखिए, जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, पर्सनैलिटी को मापने के लिए कुछ विधियाँ हैं, इनमें कुछ प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, कुछ ऑब्जर्वेशनल मेथड्स हैं। ठीक है ना, कुछ ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं, कुछ प्रोजेक्शन मेथड्स हैं। इसके अलावा कुछ आत्म प्रतिवेदन मेथड्स भी हैं। आत्म प्रतिवेदन मेथड्स होते हैं ना, जिनमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरीज बनाई होती हैं, क्वेश्चन और आंसर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका क्या क्या आंसर देता है, उसके आधार पर उसकी पर्सनैलिटी को मापा जाएगा। इसके अलावा जो प्रोजेक्शन मेथड्स है ना, जो यहाँ पर पूछा गया है, ये जो प्रक्षेपण विधियाँ हैं, प्रक्षेपण विधियों में जैसे कि हरमन रोशा का है, इंक ब्लॉट टेस्ट है हरमन रोशा का। इसके अलावा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये बहुत आते हैं पेपर में। इंक ब्लॉट आता है एक, तो इंक ब्लॉट टेस्ट हरमन रोशा का है। हरमन रोशा स्विट्जरलैंड के थे, तो इन्होंने दिया है, इन्होंने 10 कार्ड जो है वो बनाए हैं, जिसमें 5 कार्ड काले और सफ़ेद थे, 2 कार्ड लाल थे और 3 जो थे वो रंगीन थे, है ना, अलग अलग कलर के थे। तो ये एक तो आता है। इसके अलावा थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ये भी आता है एग्जाम में। ये मॉर्गन और मुर्रे का है, 1935 में इन्होंने दिया है, 1935 में मॉर्गन मुर्रे का। ये भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से करना है। ये प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, ठीक है, ये प्रोजेक्शन मेथड्स हैं। जो हरमन रोशा का मैंने आपको बताया इंक ब्लॉट टेस्ट, और जो मैंने आपको बताया है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि मॉर्गन और मुर्रे का है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं इसमें, जो देखो जो प्रक्षेपण प्रोजेक्शन मेथड्स है ना, उनमें जैसे वर्ड बनाने हैं, ठीक है, आधा शब्द दिया है, उसमें पूरा शब्द बनाना है, जैसे जिसे हम वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें चित्रगत कुंठा, जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, पिक्चर्स के आधार पर, वो रोजनविंग ने दिया है। जो वर्ड एसोसिएशन है ना, वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है। वर्ड एसोसिएशन जो है वो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया नेक्स्ट पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है ना, वो रोजनविंग का है। सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसने दिया है, सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसने दिया है, ठीक है ना। सो इनको भी आपने करना, ये प्रोजेक्शन मेथड्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑब्जर्वेशन मेथड में जैसे इंटरव्यू वगैरह हो गए, ठीक है, वो आ जाते हैं, या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड में केस स्टडी भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में जो है वो केस स्टडी भी आ जाता है। तो 3 प्रकार के व्यक्तित्व को जानने के, आंकलन करने के, व्यक्तित्व के आंकलन के 3 प्रकार की विधियां हैं। आत्म प्रतिवेदन है, जिनमें प्रश्नोत्तरीज होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, सिंपली क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर होते हैं। और जो मैंने प्रोजेक्शन मेथड बताया, उनमें तो कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी हो सकती है उसमें, ठीक है। और जो ऑब्जर्वेशन मेथड्स हैं, जो लास्ट थर्ड है, उसमें जैसे इंटरव्यू हो गया किसी का, या फिर जैसे कि मतलब वो हो गया हमारे पास, केस स्टडी हो गया, जैसे हमने किसी की केस स्टडी की, किसी इंसान के, है ना, पास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश करना, सो वो इसमें आता है। तो ये प्रक्षेपण विधियां व्यक्तित्व की हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो ब्लैंक होती हैं, तो वह जल्दी सीखते हैं। देखिए, जब बच्चे एक्चुअल लाइफ में जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, उनको जब हम शिक्षा में यूज़ करते हैं ना, देखो वास्तविक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें, जब गतिविधियां जब हम शामिल करते हैं, तो बच्चे जल्दी सीखते हैं, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। ये हमने पहले भी बहुत बार डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, है ना, डिस्ग्राफिया, ये सब मैंने पहले भी डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में आपने ज़रूर जाना है, उसको विजिट करना है। डिसलेक्सिया जो है वो क्या है, पठन विकार है। डिसलेक्सिया जो है वो एक पठन विकार है, पढ़ना, जब बच्चा सही से पढ़ नहीं पाता है, जब रीडिंग सही से नहीं कर पाता है, पठन विकार जब बच्चे को होता है, तो डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया नाम की अधिगम अक्षमता होती है। क्या होती है, डिसलेक्सिया नाम की अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, ठीक है। नेक्स्ट है कृतिका, जो अपने घर में ज़्यादा बात नहीं करती, जबकि विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। देखो, इसका सीधा सीधा मतलब है, हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है, बाल मनोविज्ञान कहता है कि अगर बच्चा स्कूल में एक्टिव है, घर में एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसका मतलब घर में उसकी बातों को इतना ज़्यादा सम्मानित, इतना ज़्यादा उसको सुना नहीं जाता, इतना उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो विद्यालय में ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब विद्यालय में उसको ज़्यादा जो है वो ज़्यादा मतलब उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसकी बातों को ज़्यादा सुना जा रहा है, उसकी बातों को, उसके विचारों को सम्मानित किया जा रहा है, सम्मान मिल रहा है उसको, तो वो ज़्यादा बोलती है। और यही वाइस वर्सा भी होता है,
अगर कोई बच्चा घर में तो एक्टिव है लेकिन स्कूल में एक्टिव नहीं है, तो इट मीन स्कूल में उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान, उसके विचारों को इतना ज़्यादा सम्मानित नहीं किया जा रहा है, तो शायद वो इसलिए स्कूल में जाके कम बोलती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये E.A. पील की डेफिनेशन है। निम्न में से कौन गेस्टॉल मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान में कौन कौन आएंगे? वार्डीमार आएंगे, जो कि गेस्टॉलवाद के जनक हैं। उसके बाद जो मेन गेस्टॉलवाद की थ्योरी है, ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर, जो सुल्तान पर इन्होंने अपनी चिंपैंजी पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, वो है कोहलर। कोहलर थे जिन्होंने कोहलर की हेल्प की है, वो थे कॉफका। ठीक है। और इसके बाद लेविन आते हैं। लेविन ये गेस्टॉलवादी है। वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, लेविन। अब यहाँ पे क्या पूछा है? लिखा निम्न में से कौन गेस्टॉलवादी मनोविज्ञान से संबंधित नहीं है? लेविन तो है, कोहलर भी है, पावलव नहीं है। पावलव तो व्यवहारवादी है, पावलव नहीं आएंगे। नेक्स्ट है सुपर ईगो ईद का पूर्ण विपरीत है। तो ये सही है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। ईद में क्या है? ईद में हमारे जो असंतुष्ट हमारी इच्छाएं हैं ना, तो ईद क्या करता है? उनको अभी पूरा करना, तत्काल संतुष्टि चाहता है। सुखेक्षा जो सिद्धांत है उसके ऊपर जो है ईद फोकस करता है, उसको अभी संतुष्टि चाहिए, तुरंत संतुष्टि चाहिए। ठीक है। लेकिन सुपर ईगो क्या है? सुपर ईगो एक्चुअल में एक पेशेंस वाली कंडीशन है, एक उच्च मूल्यों वाली जो अवस्था है। ठीक है ना, जहाँ पर इंसान बहुत ही ज़्यादा नैतिक हो जाता है। ठीक है, तो ईद का विपरीत हो जाता है। सुपर ईगो जो है वो ईद का विपरीत हो जाता है, ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के ज्ञानात्मक या मानसिक विकास की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में सामान्यतः किस आयु काल को शामिल किया जाता है? तो देखिए जो प्याजे हैं, प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहले संवेदी अवस्था है। संवेदी अवस्था जो है वो जन्म से 2 साल की है। उसके बाद है हमारी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 साल की है। उसके बाद है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 साल की है, जो यहाँ पे पूछी गई है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। और उसके बाद जो है वो हमारी लास्ट वाली औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमारी संवेदी अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष की। आप प्लेलिस्ट चेक करना, मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है एक वीडियो में। तो जन्म से 2 साल की जो है वो संवेदी अवस्था है, 2 से 7 साल की जो है वो पूर्व सक्रियात्मक है, और मूर्त सक्रियात्मक 7 से 11 साल की है, और 12 से 15 साल की जो है वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विकास शब्द में निहित है। विकास शब्द में क्या निहित है? विकास शब्द में निहित है केवल संरचनात्मक बदलाव या केवल प्रक्रियात्मक बदलाव। तो दोनों ही तरह के विकास में दोनों ही चीज़ें आती हैं। विकास में सिर्फ प्रक्रियात्मक बदलाव नहीं आते हैं या अकेले संरचनात्मक बदलाव नहीं आते, दोनों प्रकार के बदलाव आते हैं। तो विकास संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों ही प्रकार के शब्दों से जो चेंजेस हैं वो विकास में आते हैं। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों ही तरह के बदलाव जो हैं वो विकास में आते हैं। ठीक है। सो ये आज की वीडियो थी, आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ठीक है, और हो सके तो चैनल, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।